Good morning, everyone. Welcome to my channel Study Mark 247। स्टडी मार्क 247 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 11 दिसंबर 2025। तो 11 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की समग्र पदक तालिका दैट मीन्स ओवरऑल मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान रहा है? What was India's rank in the overall medal tally of the ISSF World Cup Final 2025? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि दूसरा, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके, कि भारत ने जो 2 स्वर्ण यानी कि गोल्ड सहित कुल जो है 6 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चीन ने जो है वो ये दूसरा स्थान, चीन को ये पहला स्थान मिला है जिसमें उन्होंने 4 स्वर्ण और कुल 9 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। तो फर्स्ट पे कौन रहा है? तो चीन। सेकेंड में कौन रहा है? तो ये है भारत। और थर्ड पे की बात करें तो अमेरिका है। यूएसए जो है वो थर्ड रैंक पे है जिसमें उसको 2 स्वर्ण पदक और कुल 6 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत ने जो 2 स्वर्ण जीत कर, इसलिए 2 स्वर्ण जीतने वाले यूएसए से ऊपर दूसरा स्थान मिला, क्योंकि पदक तालिका में पहले स्वर्ण पदक की प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडल टैली में ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ है दोहा में, ये कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में हुआ है। तो ये फर्स्ट पे देखिएगा, ये चाइना जो है यहाँ पे गोल्ड 4 गोल्ड जीते, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज है 3 मेडल और टोटल जो है 9। इंडिया को देखिए तो इंडिया यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है वो 2 जीते हैं। सिल्वर जो मेडल है इंडिया ने 3 जीते और ब्रॉन्ज जो है इंडिया ने 1 जीते, तो टोटल ओवरऑल जो 6 जीते हैं। और यूएसए है, तो यूएसए भी जो है वो 2 गोल्ड और 2 ही सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज और टोटल जो है 6 जीते हैं। तो ये फर्स्ट रैंक और ये सेकेंड रैंक और ये अमेरिका जो है थर्ड रैंक पे है। फ्रेंड्स, ये चीज़ को श्रृंखला को याद रखिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? Which of the following has been recently included in UNESCO Intelligible Cultural Heritage List? आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीपावली, यानी कि दिवाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने जो है दीपावली को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। और यह जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक आस्था और सामूहिक उत्सव परंपरा का महत्व का प्रतीक है। दीपावली जो है भारत का 16वां उत्सव है जिसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल किए जाने वाले का उद्देश्य परंपराओं को संरक्षण करना, पहचान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता बढ़ाना। यूनेस्को ने है जो दीपावली को प्रकाश, सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक उत्सव का वैश्विक प्रतीक माना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। और इसकी स्थापना जो 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है स्थित है। यूनेस्को का उद्देश्य है कि विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, मीडिया स्वतंत्रता और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह संगठन जो है विश्व भर के धरोहर स्थलों को अमूर्त संस्कृति, विरासत, शिक्षा नीतियों और वैज्ञानिक सहयोग के प्रोत्साहित करता है ताकि विश्व में शांति और विकास कायम रह सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2025 में दिए गए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार में कुल कितने शिल्पकारों और डिजाइनरों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको बताना है कि जो
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स दिए हैं। तो वो कितने कितने लोगों को ये हैंडीक्राफ्ट्स का जो अवार्ड दिया गया आपको बताना है। तो फिर ये द्रौपदी हमारी देश की राष्ट्रपति है, तो इनका जो नंबर है वो 15वीं नंबर पे है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसकी बात करें तो ये जो हो जाएगा 48 जो आपका राइट आंसर, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स भारत सरकार ने टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा हर वर्ष उन कारीगरों को दिए जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक भारतीय शिल्प का उत्कृष्ट कौशल, नवाचार और जीवन भर योगदान से आगे बढ़ाया है। 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 और 2024 के लिए चयनित कारीगरों को सम्मानित किया गया। यह समारोह जो है राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में हुआ है। इस कार्यक्रम में जो कुल कितने अवार्ड मिले हैं, प्रदान किए गए हैं, तो 48 अवार्ड जो है पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं। तो इसमें किस किस श्रेणी में, तो मेनली इसमें 2 श्रेणियाँ शामिल थी। कौन कौन? तो शिल्प गुरु अवार्ड, जिसको आप भारतीय शिल्प के सर्वोच्च गुरु स्तर के शिल्पियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड जो कि उत्कृष्ट रचनात्मक कार्य के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कारों में 48 पुरस्कारों में क्या क्या सम्मिलित थे, जैसे शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट बोलते हैं। इस सूची में शामिल कारीगर जो हैं देश के विभिन्न राज्यों से थे, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर आदि, जो विविध पारंपरिक कलाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार जो धोकड़ा जो है उसको विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का कलाकार हीरा बाई बघेल की कड़ी प्रतिस्पर्धा में उसको पुरस्कार मिला। किसको? धोकड़ा को। कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का है, कलाकार हीरा बाई बघेल को। तो हीरा भाई बघेल, ये याद रखिएगा, हीरा भाई बघेल कलाकार कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। धोकड़ा ये कला के लिए, क्राफ्ट के लिए। यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार किसको किसको मिला। तो प्राकृतिक रंगों वाली वस्त्र कला को, पारंपरिक लकड़ी के नक्काशी को, हाथकरघा बुनाई को, धातु शिल्प, टेराकोटा, आभूषण निर्माण और कढ़ाई और जरी कारीगरी को मिला है। यह पुरस्कार जो कारीगरों को उनके कौशल, नवाचार, परंपरा के संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत में आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया जाता है। चयन प्रक्रिया में की गई चरणों का मूल्यांकन जो है विशेष जूरी यानी कि क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर का स्क्रीनिंग शामिल होती है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है अपने संबोधन में कहा है कि भारतीय कारीगरों ने भारत की सांस्कृतिक पहचान के विश्व स्तर पर विशिष्ट बना दिया और भारतीय शिल्प परंपरा जो है सदियों पुरानी ज्ञान प्रणाली पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे। हर साल जो है 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है पर्वतीय क्षेत्रों का महत्व और उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु, साथ ही इस दिन को यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है। चलिए यूनिसेफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि यूनिसेफ डे हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। चलिए यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस यानी कि फ्रांस में है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो यह मेंबर तो 194 उसके मेंबर स्टेट्स है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्पस क्या होता है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक धरोहर डेट मीन्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सुरक्षा करना, शिक्षा व विज्ञान की वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। और इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, एजुकेशनल फॉर ऑल, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं। विश्व विरासत सूची में यहाँ पे देखिए कि यूनेस्को जो दुनिया भर के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में
डिजाइन करता है। भारत में अब तक 42+ विश्व धरोहर जो स्थल वो शामिल किए जा चुके हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का है यूनेस्को के कार्य जो 6 भाषा में होता है। कौन कौन? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक एंड चाइनीज भाषा में। वर्तमान में इसके महानिदेशक की बात करें तो ऑडेरियो ओजोले जो कि फ्रांस के रहने वाले 2017 से ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन नेशन वन लाइसेंस और वन पेमेंट मॉडल किस क्षेत्र और किस तरह की गतिविधि से संबंधित है। सबको बताना है कि वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा कॉपीराइट सामग्री के प्रयोग के लिए लाइसेंस और रॉयल्टी भुगतान के लिए संबंधित है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत ने जो है वन नेशन वन लाइसेंस और पेमेंट मॉडल प्रस्तावित किया है ताकि एआई डेवलपर्स जो है वो जो कॉपीराइट कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज आदि का उपयोग अपने मॉडल ट्रेनिंग के लिए करते हैं। वे एक राष्ट्रीय लाइसेंस की तरह सामग्री है जो उपयोग कर सके और संबंधित रॉयल्टी यानी केंद्रीकृत निकाय को एक बार भुगतान करें। इससे छोटे व बड़े एआई स्टार्टअप को लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल होगी और रचनाकारों क्रिएटर के नियमित आय हो। दैट मीन्स वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट्स मॉडल प्रस्तावित करने के पीछे जो भारत सरकार की जो मुख्य योजना है वो है कि जैसे कि कोई भी अगर एआई पे एआई जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी ये सब एआई से रिलेटेड एआई सॉफ्टवेयर है। तो इनमें जो है कोई भी चीज़ अगर सर्च किया जाता है या फिर कोई चीज़ का कॉपी किया जाता है जैसे कुछ इमेज का, टेस्ट का, तो उसका किसी न किसी का वो उस पर जैसे अधिकार होता है। जिस तरह से एक टी सीरीज कंपनी हो गया, टी सीरीज का अपना एक ट्रेडमार्क है खुद का, वो तो उसका आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह इसमें भी है कि आप उसके टेस्ट, इमेज के कुछ रहेंगे जिसको इसमें स्टार्टअप को और क्रिएटर को बढ़ावा मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत विन पोर्टल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा है यू विन जो पोर्टल है यानी कि विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत विन पोर्टल का जो लक्ष्य है जल संबंधित कई चुनौतियों का समाधान खोजा जाए। ये जल से रिलेटेड जो है जल का संचय है, वाटर कंजर्वेशन। तो इस रिसोर्स को लेते हुए इस क्षेत्र में काम करते हुए भारत विन जो पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो है जल यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो है जल संसाधन प्रबंधन यानी कि वाटर रिसोर्स एसेटमेंट एंड मैनेजमेंट यानी कि अवशिष्ट जल वेस्ट वाटर जो है उपचार और पुनः उपयोग यानी कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट और रीयूज में लाने के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ही भारत सरकार ने जो है यूविन पोर्टल जो है लॉन्च किया है। जल उपयोग की क्षमता जो है वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ावा, जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट तरीके से जल का प्रबंधन, ये सब चीज़ों में ये काम करेगा। और स्मार्ट मॉनिटरिंग और डाटा ड्राइवन वाटर मैनेजमेंट, डिजिटल निगरानी और जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग इत्यादि, बाढ़, सूखा प्रबंधन, नदी बेसिन प्रबंधन, जल चक्र, जल वितरण से संबंधित जल व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्र में भी समयोचित एवं सटीक सिंचाई यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इफिशियंट इरिगेशन, जल संचय के आदि में इन क्षेत्रों में ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल यानी कि स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण रिजर्वेशन किसके लिए तय किया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महिला वकील, दैट मीन वुमेन एडवोकेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2025 के अपने निर्णय में योगमाया एमजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य में बार काउंसिलिंग जिसको आप स्टेट बार काउंसिल बोलते हैं उसमें तो 30% सीटें जो महिलाओं को आरक्षित होगी। अदालत ने कहा कि यदि किसी राज्य में चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है तो 20% सीटें जो चुनाव इलेक्शन के माध्यम से महिला वर्ग से भरी जाए और यदि पर्याप्त महिलाओं को चुनाव लड़ने की इच्छा न जताई हो तो 10% सीटें का ऑप्शन द्वारा भरी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि 30% आरक्षण का प्रावधान न केवल सामान्य सदस्यता मेंबरशिप के लिए
पब्लिक ऑफिसर बीएस के पदों के लिए भी लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचा वार मेमोरियल यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट वार मेमोरियल कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गलवान वैली, जो कि लद्दाख भारत में है। तो 2025 में जो है भारत ने गलवान वैली लद्दाख के पास दुनिया का सबसे ऊंचा और मेमोरियल यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट वार मेमोरियल उद्घाटित किया है। यह मेमोरियल उस जगह पर बनाया गया जहाँ 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ था। आपको पता है कि गलवान में जो घटना हुई थी 2020 में, उसी पे है उनकी शहादत को सम्मान देते हुए ये गलवान वैली में बनाया गया है। इस वार मेमोरियल का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है और इसे जो त्रिशूल और डमरू के स्वरूप में डिजाइन किया गया है, जो बलिदान, वीरता और हिमालयी वीर भूमि का प्रतीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिरचैंग जो है फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में इसको हाल ही के दिनों में मनाया गया है जा रहा है। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये असम बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो असम में जो ये पर्व मनाया जा रहा है, चेरचिंग फेस्टिवल असम के माजुली जिले में मनाया जाता है और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा चेरचुन जो है रॉयल बर्ड सेंचुरी को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके 11 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके 11 दिसंबर से बनने वाले जो भी करेंट अफेयर्स हो तो वहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।